नमस्कार, स्वागत है अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। मैं हूं अरीबा सिद्दीकी। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। मेरठ के शाहपीर गेट पर घर में घुसकर दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में 10 से 12 युवक हाथों में लाठी डंडे लिए और मुंह पर ढाटा बांधे एक घर में घुस रहे हैं और घर वालों के साथ मारपीट कर रहे हैं। घर की महिला को ये युवक धकियाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो में तो पुलिस भी घर में अंदर पहुंचती है लेकिन करती कुछ नहीं। पुलिस के सामने खुली दबंगई होती है। तीसरे वीडियो में घर का सामान युवकों ने निकाल कर फेंका हुआ है। इस सीसीटीवी को लेकर आज पीड़ित महिला चांद बीबी एसएसपी ऑफिस पहुंची। एसएसपी की अनुपस्थिति में एसपी क्राइम से महिला ने पूरी घटना साझा की। उन्होंने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। मामला किराएदारी विवाद से जुड़ा हुआ है। चांद बीबी का पति विकलांग है और 50 सालों से ये उस मकान में परिवार के साथ रह रही हैं। इनसे मकान खाली कराने के लिए शाहपीर गेट चौकी से सांठगांठ करके इस घटना को अंजाम दिया गया, जबकि 27 नवंबर को चांद बीबी के बेटे शादाब का निकाह है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष से 2 लोगों और घर में घुसकर गुंडई करने वालों में एक को हिरासत में लिया और शांति भंग में कार्रवाई की, जबकि चांद बीबी का आरोप है कि ये लोग घर से नकदी, सोने के जेवर और कीमती सामान लूट कर ले गए हैं। इतना गंभीर घटना होने के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, बल्कि दबंगों से घर में कब्जा करा दिया। ये दबंग कल से ही इनके मकान में काबिज हैं। कुछ ऊपर से कुछ नीचे से दरवाजे से और सर उन्होंने सर मेरे साथ इतना गलत हुआ है। बेटे के पास में बहुत सारे गुंडे ढाटा बांधे हुए थे सर, कुछ ऐसे ही थे सर। मेरे साथ इतनी बदतमीजी करी, मुझे मार रहे हैं। मेरे साथ बहुत बुरा चाल करने की कोशिश की। मेरे बच्चे ने इसने बचाने की कोशिश करी। इसका गलत बात सर, हस्बैंड जो है विकलांग है और 2020 लॉकडाउन से सर उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ, चल फिर नहीं सकते, बेड पर ही सारे काम करती है। सर मेरी बहुत ज्यादा दुर्गति करी। मेरा सारा सामान, इसकी शादी 27 तारीख की इसी महीने की 27 नवंबर की इसकी शादी, इसका सारा सामान करे, सारा इसका शादी सब रखा हुआ था रूम में, सब फेंक दिया। जो कुछ कैश और मेरा जेवर था सब लूट के ले गए साथ। मेरठ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रेप पीड़िता ने न्याय न मिलने से आहत होकर महिला थाने पहुंचकर जहरीला पदार्थ खा लिया। पीड़िता लंबे समय से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रही थी, लेकिन आरोप है कि उसकी सुनवाई नहीं हुई। महिला मूल रूप से बांदा की रहने वाली है। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मियों और मौजूद लोगों ने तुरंत महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। वहीं पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि लगातार कार्रवाई न होने से परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। मुकदमा दर्ज होने पर भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और पीड़िता के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं मोहिनी, मैं ये पूरे होश हवास में ये वीडियो बना रही हूँ कि मैंने पवन पाल के खिलाफ गंगानगर थाने में एक एप्लीकेशन दे रखी है, जिस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर तो लिख गई है, मगर गंगानगर थाने के एसएसओ ने आज तक भी कोई भी सुनवाई नहीं की है। और पवन पाल, उसके घर वाले मुझे बार बार मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं क्या करूं? मेरी कहीं कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। मैं अपने बच्चों को और अपने आप को मार के आत्महत्या कर लूंगी। मेरी कोई भी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। एसएचओ थाने में बार बार मुझे फोन आते हैं कि इधर आ जाओ, थाने आओ। थाने जाती हूँ, मेरे साथ बदतमीजी होती है, मेरे साथ मारपीट होती है। मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। एसएचओ को पवन पाल ने मुझे परसों खुलेआम धमकी दी है
कि तू चाहे कुछ भी कर ले, मेरा कुछ नहीं हो सकता सर। और क्या कि मैंने SHO को 2 लाख रुपए दे रखे हैं, तू कुछ भी कर ले, तेरा कुछ नहीं हो सकता। आज मुझे पवन पाल के घर पे बुलाया गया है। मेरे साथ कुछ भी दुर्घटना होती है, उसके जिम्मेदार पवन पाल, उसका भाई ललित पाल, उसका जीजा, उसकी भाभी और उसकी बहन ललिता और रेखा, ये सारे, और गंगानगर थाने का SHO। मेरे साथ जो भी दुष्कर्म होगा उसके जिम्मेदार ये सारे होंगे। रूबी दरोगा उसने मुझे बताया, उसने मुझसे मारपीट की। मैं SHO के पास गई, SHO ने मुझे FIR लिखने से मना कर दी। मना करने के बाद मैं फिर दोबारा गई, बोले मैं तेरी FIR नहीं लिखूंगा, तो कुछ भी कर ले। जैसे कैसे मैंने एक भैया दिनांक 21 नवंबर 2025 को पुलिस के सामने एक महिला जिसका नाम मोहिनी है प्रस्तुत हुई, जिसने बताया कि उसने पहले से ही जहर खाया हुआ है। इसका तत्परता से पुलिस ने संज्ञान लिया और तुरंत ही वादिनी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर जहर की पुष्टि नहीं हुई है और महिला की भी जो स्थिति है वो सामान्य पाई गई है। इसमें थाना गंगानगर पर जो महिला है उसका पहले से ही मुकदमा पंजीकृत है और उसके बयान माननीय न्यायालय के समक्ष कराए जा चुके हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई उसमें चल रही है। इसमें यह भी बताना है कि पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि किसने महिला को प्रेरित किया ऐसा कृत्य करने के लिए और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर में सड़क पर उस समय वाहनों के पहिए थम गए जब भूसे भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। चालक ने कूदकर जान बचाई। बाद में सूचना पर पहुंची दमकल कर्मियों की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया। उसके बाद यातायात सुचारू हो सका। ये घटना नगीना रोड पर मोहित पेपर मिल के पास की है। गुरुवार को एक भूसे से भरा ट्रक नगीना रोड से होते हुए बिजनौर की ओर जा रहा था। तभी अचानक पेपर के मिल के पास पहुंचते ही ट्रक का इंजन गर्म हो गया और देखते ही देखते उसमें आग लग गई। आग ने ट्रक के अगले हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कैबिन पूरी तरह जल गया। आग ने जल्द ही विकराल रूप ले लिया और ऊंची लपटें दूर तक दिखाई देने लगी, जिससे आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। इस बीच चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन आग से ट्रक का केबिन और टायर बुरी तरह जल चुके थे। दमकल कर्मियों से पानी डालकर ट्रक से भरी भूसे में आग को बचाया गया। FSO ऋषिपाल सिंह ने बताया कि ट्रक में आग लगने की सूचना टीम को मौके पर भेजा गया। टीम ने आग पर काबू पा लिया। बताया कि आग के कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। मामले की जांच की जा रही है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में एक दर्दनाक हादसा हो गया। सिकंदराबाद नेशनल हाईवे 34 पर बिलसरी लालपुर के बीच बेकाबू कैंटर ने मिनी बस और फॉर्च्यूनर को जोरदार टक्कर मार दी। इस जोरदार टक्कर में ट्रक, मिनी बस और फॉर्च्यूनर तीनों ही नेशनल हाईवे पर पलट गए। हादसे में एक निजी सुरक्षा कर्मी की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं मिनी बस में सवार 10 अन्य यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर SP सिटी समेत आला अफसर मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से वाहनों को साइड करके यातायात सुचारू किया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं घायलों का इलाज जारी है। कौन सी गाड़ी है भाई? ये स्कॉर्पियो या सीट बेल्ट लगी होती है? तुम्हारे भी आई दिखे हैं। थाना सिकंदराबाद में बिलसुरी चौकी के समीप एक सवारी बस के पीछे तेज रफ्तार से आती हुई ट्रक ने जो है टक्कर मार दी। मौके पर दोनों गाड़ियां पलट गई और इसके साथ ही बगल में चल रहा एक छोटा जो है 4 पहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। प्रकरण में मौके पर पुलिस टीम तत्काल पहुंचकर राहत और बचाव कार्य किया और एक व्यक्ति की अस्पताल ले जाते वक्त मृत्यु हो गई
और 10 अन्य जो घायल हुए हैं उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों का इलाज है और उसको शव को कब्जे में लेकर पंचायत तना कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में तहरीर मिलने पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई जारी। गाजियाबाद में रात में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार 3 दोस्तों की जान चली गई। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने अंबेडकर रोड पर घंटों जाम रखा, जिससे शहर में यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। देर रात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद किसी तरह जाम खुलवाया जा सका। पुलिस के अनुसार घटना रमते राम रोड से जीटी रोड की ओर जाने वाली मार्ग पर हुई। तीनों युवक प्रियांशु, शिवा और साहिल एक ही बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक सवार युवक दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने प्रियांशु और शिवा को मृत घोषित कर दिया। तीसरे युवक साहिल को गंभीर हालत में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। इस तरह हादसे में तीनों युवकों की जान चली गई। मृतक युवक शहर के रहने वाले थे और एक दूसरे के करीबी दोस्त बताए जा रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद कार के चालक मौके से फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कार मालिक प्रदीप सोलंकी को हिरासत में ले लिया है। कार जब्त कर ली गई है और चालक से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि लापरवाही और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई जारी है, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयान शामिल होंगे। तीनों युवकों की मौत की खबर जैसे ही परिजनों को लगी, मौके पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। गुस्साए परिजनों और स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया और सड़क सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी हैं। प्रदर्शनकारियों के अनुसार अंबेडकर रोड के दोनों तरफ से जाम कर दिया, जिससे जीटी रोड से जुड़े इलाकों में वाहनों की लंबी कतारें लग गई। आज दिनांक 19 और 20 नवंबर 2025 की रात्रि में पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना कोतवाली में 3 लड़के बाइक पर रमते राम रोड से जीटी रोड की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान एक इनोवा गाड़ी से उनकी टक्कर हो गई और इसमें 2 लड़के उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिए गए हैं और एक अन्य लड़के का अभी जीटीबी अस्पताल दिल्ली में इलाज चल रहा है। इसमें इनोवा कार के जो ओनर प्रदीप सोलंकी है उसको हिरासत में ले लिया गया है। वह इस पूरे प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ के सरदना थाना क्षेत्र के गांव दबुथवा में ननिहाल में रह रहा 10 वर्षीय लक्ष्य गुरुवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। मामले में पुलिस ने बच्चे की मां सोनिया की भूमि को संदिग्ध मानते हुए घर पर ही हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। सोनिया पुत्री जगमोहन का विवाह मेरठ के गढ़ रोड निवासी राहुल से हुआ था। दाम्पत्य कलह के चलते सोनिया पिछले कई वर्षों से अपनी 2 बेटियों और बेटे लक्ष्य के साथ मायके में रह रही है। गुरुवार सुबह लक्ष्य स्कूल जाने से पहले पालतू कुत्ते को जंगल की ओर घुमाकर लौटा था। सोनिया का कहना है कि इसके बाद वह स्कूल के लिए निकल गया, लेकिन दोपहर तक वापस नहीं आया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जांच के दौरान सोनिया के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे करीब 1.5 घंटे तक बंद पाए गए, जिससे पुलिस का शक और बढ़ गया। फिलहाल पुलिस घटना के हर पहलू की जांच कर रही है। ग्रामीणों के अनुसार सोनिया का वर्षों से गांव के ही एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी के दबाव को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ा तो सोनिया ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि बाद में समझौते के बाद युवक जेल से बाहर आ गया है। बाहर आते ही युवक ने शादी से इनकार कर दिया, जिस पर गांव में पंचायत भी हुई थी। इसी तनाव के बीच गुरुवार सुबह लक्ष्य घर से निकला और उसके बाद से लापता हो गया। सोनिया ने युवक पर लक्ष्य को गायब करने का आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस जांच में युवक की कोई भूमिका सामने नहीं आ रही है। ऐसे में मां सोनिया पर पुलिस का शक और गहरा हो गया है। देर शाम एसपी देहात अभिषेक कुमार और एसपी क्राइम भी गांव पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बच्चे की तलाश के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया है। बागपत में हवा अब जिंदगी पर भारी पड़ रही है। आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गई है। डीएम अस्मिता लाल ने हालत की गंभीरता को देखते हुए पूरे जिले में ग्रेड 3 लागू कर दिया है। इसके तहत सभी गैर सरकारी निर्माण कार्यों पर तत्काल रोक लगा दी गई है और सड़कों पर धूल न उड़े, इसके लिए लगातार पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। डीएम ने लोगों से प्रदूषण रोकने में सहयोग की अपील करते हुए कहा, यदि कोई व्यक्ति पराली या कूड़ा जलाते हुए दिखा तो उसकी फोटो और पूरी जानकारी भेजने पर 2500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही कूड़ा जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र निवाड़ा में जमा कूड़े को लेकर नाराजगी जताई और विभागों को तत्काल सफाई के निर्देश दिए।
इसके अलावा बड़ौत में नहर की सफाई के बाद सिल्ट को निस्तारित न करने पर सिंचाई विभाग को फटकार लगाई गई और जुर्माना लगाने के आदेश भी दिए गए। बस स्टैंड पर भी अब चालू बस खड़ी करने पर कार्रवाई की जाएगी। कोलुआ से फैल रहे धुएं पर रोक लगाते हुए उन्होंने अस्थायी रूप से बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जनपद बागपत में आज प्रदूषण को लेके एक वृहद मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज़ की गई थी। सभी डिपार्टमेंट्स जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सभी लोग आए थे और उसमें सभी को ये निर्देश दिए गए हैं जो पार्टिकुलेट मैटर है 10 उसका इंक्रीज़ हुआ है पिछले साल से, तो उसको कर्ब करने के लिए हम लोगों ने जो स्वीपिंग है और स्प्रिंकलिंग पानी का, इसके अलावा जो सेंट्रल वर्ज है उस पे प्लांटेशन का काम बृहद रूप से करने के लिए और एफॉरेस्टेशन का काम है। इसके अलावा हमने जो CND वेस्ट होता है उसके लिए भी बहुत डिटेल में उनको सबको निर्देश दिए हैं और इसके अलावा जो स्क्रीन लगानी होती है भट्टों पर भी हमने ये निर्देश दिए हुए हैं कि वो स्क्रीन लगाएंगे जब वो माइनिंग वहाँ पे करेंगे। तो पोल्यूशन की टीम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और इन्फोर्समेंट जो है हमारा वो डे बाय डे जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। कूड़ा जला रहे हैं वो जनरली रात में और इस टाइम पे वो कूड़ा डालते भी हैं और जलाते हैं, तो इसकी सूचना जो है पता हमें नहीं लग पाता है। तो जो आपदा मित्र हैं उन लोगों को ये दायित्व दिया गया है कि वो अगर ये बताएंगे और फ़ोटो के साथ और नाम के साथ कि किसने ये कूड़ा डाला है और जलाया है, तो उनके लिए हमने कुछ इनाम रखा। ग्रैप 3 अभी लागू है और दिन भर दिन जो है वो हमें प्रदूषण जितना बढ़ रहा है उतना ही हमको सही रूप में जो है सूक्ष्म रूप से हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने लेवल पे क्या नहीं कर सकते। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, प्लांटेशन करें और मास्क पहन के बाहर जाएं और स्प्रिंकलिंग पानी का छिड़काव वगैरह अपने आसपास अपनी शॉप्स के बाहर हर जगह वहाँ पर इस तरह से करें। और आई थिंक पोल्यूशन और प्रदूषण से जो लड़ने का ये है, ये सभी का एक कम्युनिटी का एक ये एफर्ट है और हम सभी को इसमें प्रतिभाग करना है। गाजियाबाद पुलिस में तैनात विवेचना सेल क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर रमेश सिंह सिंधु को भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने उस समय रंगे हाथ पकड़ लिया जब वो 4 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था। गिरफ्तारी क्राइम ब्रांच के ही परिसर में हुई, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस कमिश्नर की विशेष टीम ने शिकायत मिलने के बाद ट्रैप लगाया था। आरोपी इंस्पेक्टर पर आरोप है कि वो 3.5 करोड़ रुपए कीमत की प्रतिबंधित कफ सिरप कोडेन युक्त जब्ती के एक बड़े मामले में आरोपी को क्लीन चिट देने और जांच को प्रभावित करने के एवज में ये रकम ले रहा था। इंस्पेक्टर रमेश सिंह सिंधु इसी मामले के जांच अधिकारी थे। आरोप है कि उन्होंने मुख्य आरोपी से संपर्क किया और केस को कमजोर करने या आरोपी को राहत देने के बदले 10 लाख रुपए की मांग की। बातचीत के बाद सौदा 4 लाख रुपए में तय हुआ। आरोपी पक्ष ने रकम देने से पहले पुलिस कमिश्नरेट की विजिलेंस एंटी करप्शन टीम से शिकायत कर दी। शिकायत पर पुलिस कमिश्नर ने तुरंत एक विशेष टीम गठित की। टीम ने शिकायतकर्ता को चिन्हित नोटों की गड्डी दी और ट्रेप लगाकर तैयार कर दिया। तब समय पर इंस्पेक्टर सिंधु क्राइम ब्रांच परिसर में ही रिश्वत की रकम लेने पहुंचे, तभी टीम ने उन्हें धर दबोचा। रिश्वत की पूरी राशि बरामद कर ली गई है और केमिकल टेस्ट में इंस्पेक्टर के हाथ पॉजिटिव पाए गए हैं। दिनांक 20 नवंबर को गाजियाबाद कमिश्नरेट के अंतर्गत स्थानीय पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी। क्राइम ब्रांच में नियुक्त इंस्पेक्टर रमेश सिद्धू के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 691/25 के अंतर्गत अपराधी को अनुचित लाभ देने के उद्देश्य से उससे कुछ नगद धनराशि की मांग की गई है और उससे पैसे लिए गए। इस क्रम में पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए वहां छापेमारी की गई और वहां इंस्पेक्टर को नगद धनराशि के साथ गिरफ्तार किया गया। ये नगद धनराशि लगभग 4 लाख रुपए है। प्रकरण में सिहानी गेट थाना के अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सुसंबद्ध धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बुलंदशहर के थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव भादवा में बिजली चेकिंग के लिए पहुंची बिजली विभाग की टीम को ग्रामीणों और किसान यूनियन टिकैत ने बंधक बना लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि सुबह 5 बजे बिजली विभाग की टीम चेकिंग के नाम पर छतों और दीवारों से कूद रही थी। इसी दौरान घरों में महिलाएं और बच्चियां स्नान कर रही थी, वहीं कुछ लोग सो रहे थे, जिसके चलते भाग्य टिकैत के जिला अध्यक्ष अरब सिंह ने ग्रामीणों के साथ मिलकर धरना किया और विद्युत विभाग
विभाग की विजिलेंस टीम को भी धरना स्थल पर बंधक बनाकर बैठा लिया। ग्रामीणों और किसान नेताओं ने मांग की है कि पुरानी बिजली की लाइन बदली जाए, साथ ही सुबह सूरज उगने के बाद और शाम को ढलने से पहले ही गांव में चेकिंग की जाए। ग्रामीणों और किसान नेताओं ने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तो वो खुर्जा जेवर मार्ग को जाम कर आंदोलन करेंगे। फिलहाल थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव भादवा में धरना प्रदर्शन जारी है। आपको जानकारी देंगे, जिसको जानकारी नहीं उसको जानकारी देंगे। भाई सरकार ने भारत किसान यूनियन, भारत किसान यूनियन। ये विजिलेंस की टीम ने सुबह 5 बजे छापेमारी करी है भादवा में, हबीपुर में, नौरंगा में, तिनैया में, जहां महिलाएं बच्चियां सुबह नहा रही थी, लेट रहे थे, ये ऊपर से छत से कूद गए, गेटों से कूद गए। भय का माहौल इन्होंने घर में पैदा कर दिया। महिलाएं बैठी हैं, बता रही हैं कि बहुत स्थिति खराब हुई है। इन्हें छापेमारी करनी है, करें, जब सूरज निकले जब करें और छुपे जब तक करें, कोई दिक्कत नहीं है। और भादवा गांव की तो इतनी बुरी स्थिति है, यही बस जहां हम बैठे हैं यहां से 100 मीटर पीछे जाओ, जहां 2 लोग एक्सपायर बिजली से हो गए थे, आज तक लाइन जो है शिफ्ट नहीं हुई। ये बिजली विभाग और जो विजिलेंस का है तानाशाही रवैया है, अवैध वसूली करने का इनका काम है। पहले छापेमारी करते हैं, उसके बाद अपना नंबर मुहैया करा दें कि आप आ जाओ, मिल लो, और उनसे अवैध उगाही की जाती है। इसके विरोध में भारतीय किसान यहाँ बैठी है सड़क पे, धरने पे, पूरे गांव के क्षेत्र के लोग बैठे हैं, आप दिखाओ इन्हें सब है। ये लड़ाई अब आर पार की है। जब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा, चाहे क्षमता वृद्धि हो, चाहे जो आजादी के टाइम की लाइन है, आप दिखाओ ऊपर, ये जो लाइन है ये है, जब तक इनका हो नहीं जाएगा, इनका क्षमता वृद्धि नहीं हो जाएगी, तार नहीं बदले जाएंगे, जब तक हम छापेमारी करने नहीं देंगे किसी भी गांव में। आपको करना है तो उद्योगपति इतने सारी चोरी कर रहे हैं, ये किसान ही चोरी कर रहा है। तो ये स्थिति है, सब लोग यहाँ आए हैं, अभी कमेटी निर्णय लेगी। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से उठ के जेवर रोड जो है इस पे भी धरना दे सकते। भैया हम सवेरे 5 बजे सो रहे थे और हमारी बहन बेटी भी सो रही थी। जो स्कूल बच्चे जा रहे थे वे नहा रहे थे, कोई नंगा नहा रिया, कोई कैसा नहा रिया। ये घर में कूदे और इन्होंने वीडियो बनाई है, बदतमीजी पेश करनी शुरू कर दी है। हमने इनसे कहिए क्या मामला, तुम चोर हो, डकैत हो, कौन हो? तो ये उल्टे ही बोले हैं, वीडियो बनानी शुरू कर दी है। हम इसलिए धरने पे बैठे, ये 5 बजे हमारे घर में क्यों कूदे, क्यों आए? ये दिन में आते या हमसे कह के आते? दीवार कूदी, घर में कूदे, गेट बंद था हमारा बिल्कुल। अरे धंधे पे बैठे भैया, विजिलेंस वाले आ गए 5 बजे। 5 बजे जिन्हों मतलब चोरी का सब हाल बना दिया, हम डर गए। हमारी बच्ची नहा रही और हम सो रहे थे, बहू बेटी सो रही हमारी। हमने कही क्यों आए भाई, तो जो नहीं माने, कूद गए, छत से कूद गए, दरवाजा गेट पीटा उन्होंने, जब भी नहीं माने हम डर गए। मतलब हमारे हमने धंधे पर शुक्रवार को सच संस्था के अध्यक्ष संदीप पहल ने कचहरी रोड स्थित अपने निवास पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेंट्रल मार्केट की 22 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया था, जबकि इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद आवास विकास की तरफ से अन्य दुकानों पर भी कार्रवाई की जानी थी, लेकिन इन दुकानों को राजनीति के चलते ध्वस्त नहीं किया गया, जबकि कुछ लोग बेवजह इस मामले को लेकर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बात उच्च न्यायालय इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट भारत के आदेशों की जानबूझकर अवमानना और अवहेलना है, जबकि न्यायालय ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमें यह अंकित करने में कोई संकोच नहीं है कि इतने बड़े निर्माण एक दिन नहीं बनकर खड़े हो गए। ये निर्माण भूमाफिया और आवास विकास परिषद के अधिकारियों की मिलीभगत से हुए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आवास विकास परिषद और ऐसी विकास प्राधिकरण अधिकारियों के लिए अवैध उगाही के साधन बन गए हैं। नहीं तो ये न्यायालय की अवमानना है, उन्होंने अभी तक वापस नहीं लिए है। ये प्रेस वार्ता जो सेंट्रल मार्केट शास्त्री नगर में अवैध जितनी भी दुकानें बनी थी उन सबको तोड़ने के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 5/12/2014 को, उसी के क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने 17/12/2024 को उन सब अवैध दुकानों को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। वो आदेश बिना किसी भेदभाव के लागू करने थे। 22 दुकानें तोड़ने के बाद उसके अंदर नेतागिरी होने लगी और उस नेतागिरी के चलते आयुक्त मेरठ मंडल मेरठ
नगर निगम का नगर आयुक्त, आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता आदि और नेताओं ने मिलकर एक बैठक में इन दोनों आदेशों पर स्टे लगा दिया, जो कि इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रोकने का इनके पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इन्होंने फिर भी रोक लगा दी। अब मैं इसे एडमिनिस्ट्रेटिव या राजनीतिक गठबंधन के आगे सारी व्यवस्थाओं को नतमस्तक कर दिया गया। मैंने इस संबंध में 5/11/24 को सभी 13 जनों को चिट्ठी लिख के कहा, साक्ष्य देते हुए कि आपका आदेश माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवमानना और अवहेलना है। आप लोग इस आदेश को वापस लें और सारे अवैध निर्माणों को तोड़ें बिना किसी भेदभाव के। आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, किसी भी अधिकारी ने या किसी नेता ने, इसलिए अब मेरे पास एकमात्र विकल्प बचता है कि मैं इनके खिलाफ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर करूं। मेरठ के जानी थाना क्षेत्र स्थित हिम्स हॉस्पिटल गेट पर शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब हॉस्पिटल में तैनात बाउंसर ने बिना किसी वजह के चलते युवक पर हमला बोल दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और अस्पताल स्टाफ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिवाल खास निवासी फुरकान पुत्र जमशेद अपने बच्चों को चड्डा पब्लिक स्कूल छोड़कर घर लौट रहे थे। जैसे ही वे हिम्स हॉस्पिटल गेट के पास पहुंचे, वहां मौजूद बाउंसर ने अचानक उन पर हमला कर दिया और कमरे के अंदर बंद कर मारपीट की और फुरकान घायल होकर गिर पड़ा और शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े और किसी तरह बाउंसर के चुंगल से छुड़ाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हॉस्पिटल स्टाफ की दबंगई के ऐसे मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, जिसके चलते मरीजों और परिजनों में काफी आक्रोश है। सूचना पर जानी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए मेडिकल भेजा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और बाउंसर से पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद लोगों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्षेत्र में कुछ देर तक तनाव की स्थिति बनी रही, हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों के लिए अपना जिला से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।